एक 28 साल का लड़का स्कूल जाकर कहता है कि तुम्हें पापा बुला रहे हैं और अपनी बाइक पर एक मासूम बच्ची को बैठाकर उसके साथ रेप कर कर उसके मर्डर कर देता है। और ये जो आरोपी है जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, लंगड़ा रहा है, चल नहीं पा रहा है, हाथ पैर मुंह हर जगह चोट लग चुके हैं, फ्रैक्चर हो चुका है और ये चलने की हालत में बिल्कुल नहीं है क्योंकि खाकी वर्दी वालों से भाग रहा था। इसकी हालत खाकी वर्दी वालों ने नहीं की है। जिस बच्ची का इसने मर्डर किया रेप करने के बाद, उस बच्ची की शायद आत्मा इतना ज्यादा तंग आ चुकी थी, इतना ज्यादा उसकी तकलीफ हो रही थी, उसी की सजा इस रेपिस्ट को मिली है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में आपको हलचल बहुत कम नजर आएगी और कुछ सेकंड बीतने के बाद आप देखेंगे कि ये जो आरोपी भाग रहा है ये भी एक रेपिस्ट है और इस रेपिस्ट के ठीक पीछे भागता हुआ एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल, जो लगातार उस रेपिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दो राज्यों से दो खबरें आई हैं जहां पर एक रेपिस्ट पुलिस वाले से भागते भागते खुद ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मानो उसे भगवान खुद सजा देना चाहते थे। एक और जो तस्वीर है उसमें गिरफ्तारी के बाद भी एक रेपिस्ट किस तरीके से पुलिस वालों के चुंगल से भाग जाता है, पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ पाते हैं, उस पर सवाल जवाब तलब होता है कि क्या कोई अपराधी को बिना हथकड़ी, और खास तौर पे एक रेपिस्ट को बिना हथकड़ी के पुलिस किस तरीके से बाहर छोड़ सकती है। क्या है अंदर की कहानी, क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि किस तरीके से जो आप हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ, उस भरोसे का कत्ल करने वाला एक पड़ोसी जो उसी को भैया भैया कहकर पुकारती थी और उसी भैया ने उस बिटिया का रेप कर कर मर्डर कर कर जंगल में फेंक दिया। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। आधी रात को पुलिस की टीम एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का इलाका है, गांव है गोटे गांव। ये पूरा जो आप जंगल देख रहे हैं सागौन जंगल इन्हें कहा जाता है और यहीं से उस बच्ची की लाश मिलती है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो रात का अंधेरा है, पुलिस की जो टीम है वो बकायदा टॉर्च लेकर एक एक झाड़ियों को हटाकर चेक कर रही है, ढूंढ रही है कि बच्ची कहीं तो मिल जाए। और इसके बाद देखिए डॉग स्क्वाड भी बुलाई गई है और जो कुत्ते हैं जो आए हैं साथ में उनको रस्सी से बांधा गया और उन्हें छोड़ा गया है ताकि वो सूंघ कर पहचान सके कि बच्ची है तो है कहाँ। बच्ची का कपड़ा सुंघाया गया है इन डॉग को और उसके बाद इन्हों एक तरह से इन्हें ऑर्डर दिया गया है कैसे भी करके उस बच्ची को ये ढूंढ पाओ। और यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने डॉग को पकड़ा हुआ है वो आगे आगे भाग रहे हैं, जितने भी कुत्ते हैं, और पीछे पुलिस वाले भी उनके पीछे जा रहे हैं और कैसे भी करके इसी जंगल के अंदर इन कुत्तों ने ही ढूंढी है उस बच्ची की लाश। तस्वीर बदलती है, एक तस्वीर देखिए यहाँ पर आपको पूरी टीम खड़ी हुई दिख रही होगी। डॉग स्क्वाड की टीम में जो डॉग वहाँ पर आया था वो भी आपको दिख रहा होगा और साथ ही साथ दिखेगा कि एक नाला बना हुआ है और नाले के अंदर ही बिना कपड़ों के एक छोटी सी 8 साल की बच्ची, तीसरी क्लास की बच्ची की लाश मिलती है। ये जो बाकायदा आपको नाला दिख रहा है इसी के अंदर वो लाश मिली और यहाँ पर जो पूरी टीम दिख रही है उसने रात में कड़ी मशक्कत के साथ उस बच्ची की लाश को ढूंढा। उम्मीद सबको थी कि बच्ची जिंदा मिल जाएगी और इसीलिए सुबह से लेकर करीब सुबह से लेकर रात तक पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन जब बच्ची मिलती है तो उसकी मौत हो गई थी। दरअसल ये जो आप पूरा जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई सर्च ऑपरेशन की, उससे पहले जो दीपक ने एक तस्वीर दिखाई जहां पर आपको दिख रहा होगा कि पीले रंग की एक शर्ट पहनी हुई है एक लड़के ने, उसके जो हाथ है उसमें प्लास्टर बंधा हुआ है, एक जो पैर है पूरी तरह से टूट चुका है उसमें भी प्लास्टर है, अंडरगारमेंट्स उसने पहने हुए, फुल पैंट भी नहीं पहनी है और पुलिस वाले उसे टांग कर लेकर जा रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि एक रेपिस्ट है। ये वो रेपिस्ट है जिसे बच्ची भैया भैया बोलती थी और इसने बच्ची को बहलाया फुसलाया, अपने साथ ज़बरदस्ती जंगल में ले गया, उसके साथ रेप किया, उसे टॉर्चर किया और फिर उसे इस तरह से मारा कि मानो शैतान भी कांप उठे। ये जितनी भी आपने तस्वीरें देखी, अगर मैं एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे किस तरह से इस वक्त सीढ़ियों से इस आदमी को, जो रेपिस्ट है, इसे उतारने की कोशिश की जा रही है। खुद से चल भी नहीं पा रहा, कैसे इसका ये हश्र आप जानेंगे। इसके बाद पुलिस की टीम बाकायदा जब इसे पुलिस स्टेशन से लेकर जा रही है तो इसके अगर आप देखेंगे 2 पुलिस वाले साइड में हैं और इसे पूरा उठा रखा है, ये चल भी नहीं पा रहा, सिर्फ एक पैर से टेक लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पुलिस की टीम करती है तब भी इसे अंदर लेकर आया जाता है और तब भी इसका हाल यही होता है, प्लास्टर लगा होता है एक हाथ में एक पैर में, मुंह जो है इसका एक रुमाल से बांध दिया जाता है और पीले रंग की शर्ट इसने पहनी है। कई पुलिस वाले उससे कई सारे सवाल भी करते हैं। अब ये जो नरसिंहपुर की वारदात है ये क्यों झकझोरने वाली है और उस बच्ची के साथ हुआ क्या, क्यों शुरुआत में जैसे दीपक ने कहा कि भरोसे का कत्ल हो जाता है, अपने बच्चों को ऐसे ही किसी के साथ भी मत
छोड़िए, ना उनसे दोस्ती कराइए, ऐसा क्यों है? तो दरअसल ये जो शख्स है ये स्कूल पहुंचता है उस बच्ची जो है एक 8 साल की बच्ची है, 3rd क्लास में पढ़ती है, और ये जो लड़का है ये अपनी बाइक से उस रास्ते से गुजरता है तो देखता है कि वो छोटी सी बच्ची करीब 2:30 बजे के आसपास 5 अगस्त बुधवार के दिन स्कूल के बाहर खड़ी हुई है। अब देखने के बाद इसकी नीयत डोलती है, इसके मन में गंदे विचार आते हैं और इसके बाद फ़ौरन ये बाइक को वापस मुड़कर जाता है उस बच्ची के पास और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बच्ची बोलती है छुट्टी हो गई है, अभी घर जाऊँगी, मम्मी अब कोई लेने आ रहा होगा। अब इतने में वो बोलता है कि अरे मम्मी नहीं आएंगी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आज पापा ने बुलाया है, चलो मेरी बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बच्ची आनाकानी भी करती होगी, लेकिन जब ये बोलते क्योंकि पड़ोस में रहने वाला था, वो भैया भैया बोलती थी, उसने बोला चलो तुम्हें पापा ने बुलाया है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो 2:30 बजे स्कूल से जो बच्ची है वो इसकी बाइक पर बैठ जाती है और बच्ची को लेकर ये उसके घर नहीं जाता बल्कि कहीं और निकल जाता है। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि 2:30 बज चुके थे, 2:30 बजे बच्ची के आने का टाइम होता है। उस रोज़ शायद मम्मी नहीं गई होंगी, वो वेट कर रही होंगी। 2:30 से 3:30 होते हैं। अब घर वालों को टेंशन होती है, उन्हें लगता है कि यार इतना टाइम हो गया, 1 घंटा बीत गया, बच्ची नहीं आई। फिर 4:30 भी बजते हैं। इतने में जो पेरेंट्स हैं जब वो परेशान होते हैं तो फ़ौरन स्कूल जाते हैं, स्कूल में पता करते हैं तो टीचर्स बताते हैं कि वो तो चली गई, 2:30 बजे ही निकल गई थी यहाँ से जब छुट्टी होती है सबकी। अब परिवार को लगता है कि 2 घंटे हो गए, हमारी बच्ची घर नहीं आई, आखिर हुआ तो हुआ क्या? वो पड़ोस में पूछते हैं, बच्ची की सहेलियों से पूछते हैं, जितना वो तहकीकात कर सकते थे, जितनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उनकी बच्ची कहीं नहीं मिलती। अब वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा था, शाम के 5:30 बज जाते हैं। फ़ौरन जो परिवार वाले थे वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी कहानी बताते हैं कि हमारी बच्ची नहीं आई, ये स्कूल में गई थी। तो पुलिस भी सबसे पहले आसपास के लोगों से इन्वेस्टिगेशन करती है और इसके लिए सबसे पहले वो जाती है स्कूल में जाने के बाद जब लोगों से पूछा जाता है तो वहाँ पर जो कुछ लोग खड़े थे, जो कुछ स्टूडेंट थे, जो उन्होंने देखा था या जो उस इलाके की बच्चियां थी, उन्होंने बताया कि भैया एक आए थे, वो अन्नू भैया हैं और वही उन्हीं की बाइक पे हमने उसे बैठे हुए देखा था जब स्कूल की छुट्टी हुई थी। अब पुलिस को पहली बार पता लगता है कि कोई अनु भैया का नाम आया है। अब अनु भैया के बारे में पता किया जाता है कि अनु भैया है तो है कौन। अब ये अनु भैया कौन थे? ये अनु भैया वही थे जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसमें पूरा साथ दे रहे थे बच्ची को ढूंढने के लिए, पूरा नाटक कर रहे थे। लेकिन उनके कपड़ों पर कुछ ऐसी चीज़ लगी थी जिसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया। कपड़ों पर खून था, लेकिन सोचिए माँ बाप अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए इतने व्यस्त थे कि वो नोटिस ही नहीं कर पाए कि जो इंसान उनके साथ उनकी बच्ची को ढूंढवा रहा है या जो भी भीड़ का हिस्सा बना हुआ है उसके कपड़े भी मैले हैं। अब यहाँ पर जब बच्चियों ने अनु भैया का इनपुट दे दिया, परिवार से पूछा गया कि ये अनु भैया कौन है, तो बताते हैं कि वो तो पड़ोस में रहते हैं, अनिल, वो तो सुबह था ही, उससे तो हमने पूछा ही था बच्ची के बारे में, उसने तो कुछ नहीं बताया। अब पुलिस को जैसे अनिल के बारे में पता लगता है फ़ौरन उसके घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद उससे शुरुआत में जो पुलिस है वो बहाने से पूछताछ करती है ताकि उसे डाउट ना हो। इतने में पुलिस ये देखती है, जो पुलिस की टीम थी वो नोटिस करती है कि उसके जो कपड़े हैं ना उस पर जंगल की मिट्टी लगी हुई है, जो कि मैंने आपको सर्च ऑपरेशन में दिखाया था शुरुआत में कि पुलिस किस तरह से जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है। गीली मिट्टी थी, बारिश का टाइम भी है, तो ऐसे में वो मिट्टी लगी हुई थी। खून पर मतलब कपड़े पर छोटा सा खून का धब्बा भी पुलिस नोटिस करती है और उन्हें दिखता है कि शायद उसकी पैंट पर कुछ सीमन जैसा लगा हुआ है। उन्हें ऐसा डाउट होता है, क्योंकि अभी तक कंफर्म तो था नहीं, लेकिन डाउट हो जाता है। और जैसे पुलिस ये सारी चीज़ें देखती है, इनको क्लू को समझ में आता है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है कि वो फ़ौरन घर के बाहर खड़ा होता है, वो अपनी बाइक उठाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब ये जो रेपिस्ट है, ये जो अनिल है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी बाइक पर बैठकर फ़ौरन उसने बाइक स्टार्ट किया और भागना शुरू किया। इतने में पुलिस को कुछ समझ आता, पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है टीम। लेकिन बारिश का मौसम था, फिसलन थी, सड़क जिस तरह से बनी हुई है उस एरिया की, जो भी पूरा इलाका, वहाँ पे बाकी और भी ट्रैफिक था। तो ऐसे में ये इतनी स्पीड, ये सोच रहा था कि बहुत तेज़ भाग ले, बाइक कितनी भी तेज़ आप चलाओगे, बारिश का मौसम है, हो सकता है वो स्लिप कर जाए। तो हुआ भी ऐसा कि इसकी बाइक जो है वो सड़क पर स्लिप करती है और पूरी तरीके से सड़क पर ये गिर पड़ता है। जिसके बाद ये जो हालत आप इसकी देख रहे हैं कि इसके हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, लंगड़ा कर ये चल रहा है, ये उसी का हश्र है। और पुलिस ने बताया कि जब ये भाग रहा था हमसे बचकर तो इसकी बाइक स्लिप हुई थी, उसी से इसका एक्सीडेंट हुआ जिससे इसको ये चोटें आई हैं। अब इसको पकड़ने के बाद जब इसको अस्पताल ले जाया जाता है, प्लास्टर वगैरह हो जाता है, तो पूछा जाता है कि पूरी कहानी बताओ, बच्ची के साथ तुमने क्या किया, बच्ची की जो हमें बॉडी मिली वो इस हालत में मिली, क्या पूरी कहानी। तब ये पूरी जो चीज़ें हैं वो बच्ची बताता है कि इसने किस तरह से बच्ची का रेप किया। अब इससे पहले चीज़ें जो पुलिस इससे पूछती है, उससे पहले जब परिवार वालों ने बोला था कि आप हमारी बच्ची को ढूंढिए, कैसे भी करके उसका पता लगाइए, तो जब ये बताता है कि 2:30 बजे जब मैं बच्ची को लेकर गया था, मैंने अपनी बाइक पर बिठाया, फिर मैं उसे वो एग्जैक्टली जगह बताता है कि सागौन के जंगल में ले गया। घना जंगल है, झाड़ियाँ बनी हुई हैं और ज़्यादा लाइट वगैरह की व्यवस्था भी उस एरिया में नहीं है। तो वहाँ पर मैं बच्ची को लेकर गया दोपहर, और वहाँ पर सुनसान इलाका था, मैंने उस बच्ची का रेप किया। सोचिए, ये उस माँ बाप के सामने, पुलिस के सामने बता रहे हैं कि कैसे इसने अपने ही पड़ोस में रहने वाली उस 8 साल की बच्ची का, जिसके साथ कभी ये खेला होगा, कभी उसके साथ मुस्कुराया होगा, उस बच्ची का बता रहे कि मैंने रेप किया।
उसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो मैंने उसे थप्पड़ भी मारे, मैंने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही थी। मुझे लगा कि अब मैं कैसे करके बचूंगा, तो सीधे तौर पर मैंने उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन तब भी वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। मैंने उसका गला भी घोट दिया और उसके बाद मुझे और गुस्सा आया, तो मैंने मुंह के बल जो उसका सिर होता है उसको उठाकर ज़मीन पर पटकना शुरू कर दिया, और तब तक पटका जब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मर गई है। और मरने के बाद बगल में एक नाला बना था, जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, उसी नाले में बताता है कि मैंने उस बच्ची की लाश को फेंक दिया है। अब इसके बाद जब पुलिस को पूरी चीज़ें पता लग जाती है, पुलिस जंगल में जाती है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है, जो पूरी तस्वीर शुरुआत में दिखाई थी, वहाँ जाकर जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तब रात में जो उसने बताया था उसके आधार पर उस बच्ची की लाश को बरामद किया जाता है। बच्ची की लाश को बरामद जैसे किया गया, सबको पता लगा कि रेप हुआ है, एक छोटी सी बच्ची का पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने कर दिया, जो आपके बच्चों के साथ घूमते हैं, खेलते हैं, तो जितने भी माँ बाप उस एरिया में वो भी गुस्से में आ गए, सब के सब अब प्रोटेस्ट करें और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस रेपिस्ट को फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे लोग किसी के भी भरोसे के लायक नहीं हैं। ऐसे लोग आपके बच्चों को कल को किसी भी तरीके से शिकार कर सकते हैं, कैसे भी किसी भी तरीके से उन्हें बहला फुसला सकते हैं, उनका रेप कर सकते हैं, उनका मर्डर कर सकते हैं। ये लोग समाज में रहने लायक नहीं है। समाज में एक तरीके से ये शैतान बनकर घूम रहे हैं। इन्होंने चोला तो पहना हुआ है कि ये इंसान है, लेकिन इंसान के रूप में शैतान है, और इसीलिए इन सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब सामने और कह रहे हैं कि इन्हें फांसी होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में किस तरह से एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, किस तरह से एक रेपिस्ट पकड़ा गया, कैसे उसका एक्सीडेंट होता है, कैसे वो लंगड़ा कर चलता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पर पुलिस के हथकड़ी लगा रखी थी पुलिस ने, उसके बावजूद कैसे एक रेपिस्ट जो है वो भाग जाता है, और करीब करीब उसे भागे, आप सोचिए शाम को भागता है, रात बीत चुकी है, दिन हो गया है, पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पा रही। क्या है वो कहानी, किस तरह से वो रेपिस्ट पुलिस के चंगुल से भागा, कहाँ जाकर वो छिप गया, और कैसे पुलिस की जितनी भी हाईटेक तकनीक है, चाहे वो ड्रोन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब के सब उस रेपिस्ट के आगे फेल होती नजर आ रही हैं, वो भी जानिए। मध्य प्रदेश की कहानी में आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से जो रेपिस्ट पुलिस वालों के चुंगल से भागने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अब इस कहानी को भी जरा ध्यान से देखिए। ये आई है खबर गुजरात के वडोदरा से, जहां पे एक रेपिस्ट पुलिस वालों के गिरफ्त या के हथकड़ी से भाग जाता है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। बिल्कुल एक सीसीटीवी फुटेज है, अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज है, और अस्पताल के बगल में कैंटीन है, वहां से जो तस्वीरें आई हैं उसे ध्यान से देखिए। रोजमर्रा की तरह रोज जो लोग वहां पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, आते हैं, आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो आ जा रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगले पल यहां पर क्या होने वाला है। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक शख्स को आवाज आती है, वो उस फ्रेम में आगे बढ़ते हुए नजर आता है, देखने की कोशिश करता है कि उस तरफ से कौन आ रहा है, और उसकी देखा देखी में ही वहां से एक शख्स बड़ी तेजी में भागते हुए निकल जाता है और फ्रेम से आगे की ओर निकल जाता है। पीछे पीछे कुछ सेकंड के बाद वहां से 1 2 3 4 पुलिस वाले उसकी रेपिस्ट के पीछे भागना शुरू करते हैं। आसपास में जितने भी लोग थे, पहले तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये जो रेपिस्ट था चोर था या ये पुलिस वाले पार्टी का हिस्सा था। हर कोई जब तक किसी को समझ में आता है वो रेपिस्ट उस जगह से भाग जाता है। फिर पुलिस वालों के साथ में जितने भी आसपास में जो लोग जो खड़े थे, उस रेपिस्ट को पकड़ने के लिए वो भी दौड़ लगा देते हैं। अब रेपिस्ट की दौड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि गुजरात पुलिस की जो रेसिंग होती है, मान लीजिए, वो पुलिस वालों से भी ज्यादा तेज निकला, ज्यादा तेज भाग चुका, और अब तक जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक उस रेपिस्ट को पकड़ा नहीं जा सका है। ये जो रेपिस्ट है, इसके पीछे पुलिस वाले लगे हैं, इसके पीछे वो आसपास के लोग लगे हुए थे, इसके पीछे ड्रोन की पूरी एक फौज लगी हुई है जो लगातार उस रेपिस्ट को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि एक रेपिस्ट इतने आसानी से भाग कैसे गया? क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? क्या पूरी कहानी है? तो कहानी में यह चीज निकलकर सामने आई कि दरअसल इस रेपिस्ट को स्किन की कोई बीमारी थी और उसके इलाज के लिए इसे सरकारी अस्पताल वडोदरा के लेकर आया गया था। वहां पर पहले इलाज के नाम पर उसकी हथकड़ी खोली गई और पहला इंजेक्शन दिया गया। उस रोज उसे 2 इंजेक्शन लगने थे, तो पहले इंजेक्शन जब उसकी हथकड़ी खोली गई, बगल में पुलिस वाला खड़ा ही था, तो उसे लगा कि कहां ही भाग के जाएगा, ये रेपिस्ट है, इसके मन में पहले से डर होगा, और खाकी का खौफ किसके अंदर नहीं होता। पहला इंजेक्शन लगा और उसके कुछ मिनटों के बाद दूसरा इंजेक्शन लगना था। अब यहां पर जो पुलिस वाले, सोचिए कि वो अपने काम में किस तरीके से व्यस्त होंगे, कहां पर उनका ध्यान भटका होगा कि रेपिस्ट
सिर्फ अपनी निगाहों से देख रहा था कि डॉक्टर, नर्स और जो सामने जो पुलिस वाला खड़ा है, कौन अपनी ड्यूटी सबसे अच्छे तरीके से कर रहा है। डॉक्टर अपना इंजेक्शन लगा के चला गया। जो कांस्टेबल वहां पर ड्यूटी पे तैनात थे वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाए और देखा कि उनका ध्यान इधर उधर है। तो ये जो रेपिस्ट है वो खड़ा होता है, धक्का मारता है पुलिस वालों को और वहां से भाग जाता है। और इस तेजी में भागता है कि गुजरात पुलिस जो कहती कि हम बहुत अच्छी पुलिस हैं, हमारे अंदर जितने भी जवान तैनात होते हैं बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चोरों को पकड़ने में माहिर हैं। चोरों को पकड़ने में तो बात अलग थी, एक रेपिस्ट को ये पकड़ नहीं पा रहे। और जिस तेजी में भाग रहे हैं, गुजरात पुलिस कितनी अनफिट पुलिस है कि उस रेपिस्ट को चाहकर भी नहीं पकड़ पा रही है। रेपिस्ट कितना ज्यादा शातिर था, वो भागकर अस्पताल के कोने में छिपकर बैठ जाता है। ये जो हमने पहले आपको दौड़ वाली जो तस्वीर लगाई वो हाल ही की नहीं थी, वो उससे बहुत पहले ही भाग चुका था और भागकर अस्पताल के एक कोने में जाकर छिपकर बैठ जाता है, क्योंकि वहां पर अक्सर कई सारे लोग आते हैं। अब इसमें रेपिस्ट को पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे, पहुंचते पहुंचते जब उसके करीब आ जाते हैं तो रेपिस्ट फिर से दौड़ लगाता है और एक बार फिर से गुजरात पुलिस को छकाते हुए वो कुछ इसी जगह से भागकर निकल जाता है और भीड़ में इस तरीके से मिलता है कि पुलिस चाहकर भी अब तक उसे ढूंढ नहीं पा रही। 2 से 3 दिन का वक्त हो चुका है और ये रेपिस्ट, इसने एक नाबालिग बेटी का रेप किया और रेप करने के बाद जब उसे सजा देने की बारी आई तो जो उसे सजा दिलवाने गए थे, सोचिए उनमें कितनी ज्यादा लापरवाही बरती कि उनके हाथों से, और कहा जा रहा है कि हथकड़ी हमने इसलिए खोली थी ताकि उसे इंजेक्शन लगाया जा सके। क्या आपके पास उतनी बड़ी पुलिस फोर्स नहीं थी? जो पुलिस वाले उस रेपिस्ट को लेके गए थे क्या वो इतने नाकाबिल थे कि उनसे एक रेपिस्ट नहीं संभल रहा? क्या 2 से 3 पुलिस वाले क्या उस रेपिस्ट के आसपास मौजूद नहीं रह सकते थे क्या? या ये जानबूझकर की गई गलती? देखिए, एक गलती होती है जिसे सुधारा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर कोई अगर गलती करे तो क्या उसे सुधार पाना उतना ही सही होगा या नहीं होगा? क्योंकि जो गुजरात पुलिस को बहुत पहले ही इस रेपिस्ट को पकड़ लेना चाहिए था, क्योंकि अस्पताल में कौन कितना ही तेज भाग सकता था। लेकिन यहां पर सवाल वही है जो खुद कांस्टेबल हैं उन्होंने आकर ऑन कैमरा बताया भी है। गुजराती में बाइट इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहे हूं उस चीज को, लेकिन ना अनुवाद करके हम ये बता देंगे कि उन्होंने कहा कि देखिए हम तो उसको लेकर आए थे, इलाज करवाना था, इंजेक्शन लगना था, हथकड़ी हमने इसलिए हटा दी। अरे हथकड़ी हटा दी, आप वहां पर जब तक खड़े थे तो क्या आपकी खाकी वर्दी का जरा भी खौफ नहीं था? वो उसे लगा कि आपको धक्का देकर वो निकल जाएगा और इतने आराम से निकल गया। खाकी वर्दी की जो पकड़ इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है गुजरात के अंदर, ये सवाल उठाना इसलिए बनता है क्योंकि एक रेपिस्ट है, उसने एक बच्ची का रेप किया है और वो आज खुले आम पूरे समाज में घूमकर पता नहीं किसको अपना अगला शिकार बनाने के लिए घूम रहा होगा। और ऐसे में तत्परता दिखाने के साथ फटाफट फौरन ही उस रेपिस्ट को गुजरात पुलिस को पकड़ना चाहिए, चाहे पूरी फौज ही क्यों ना लगाने पड़े, क्योंकि ये ड्रोन लगा चुके हैं, अपने जवानों को लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। तो इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हमने आपको 2 कहानी बताई, जहां पर पहली में एक जो पुलिस वाले से भाग रहा था उसे चोट लग जाती है, दूसरा वो अपना इलाज कराने के लिए जाता है अस्पताल में और पुलिस वालों के आंखों के सामने से, बगल से इस तरीके से दौड़ लगाता है कि गुजरात पुलिस चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाती है। तो हमारी कोशिश थी कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए इस खबर को आप तक पहुंचाया जाए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।